आप विधानसभा और उस परिषद में मिलने वाले शराब के बोतल पे पूरा एक सेशन निकाल देते हैं। आप जो बेरोजगार बैठे हुए हैं सड़कों पे, जो पढ़े लिखे लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, मेहनत कश जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, आप उनकी आंसुओं पे बात ही नहीं करते। तो मेरी शिकायत सिर्फ सरकार से नहीं, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी है कि आप कम से कम इस पे भी सरकार से सवाल करें और सरकार को इन मुद्दों पे भी घेरें। हमारे राज्य में और हमारे देश में बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, सिर्फ सड़कों पे नहीं सदन में भी इस पे चर्चा होनी चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया था, पूरे बिहार को समेटा था, वैसे ही हम लोग भी पूरे बिहार को समेटें और सब युवा, चाहे वो एस्टेट के हों, बिहार एसएससी के हों, दरोगा वाले हों या बेरोजगार जितने भी हों जो अभी आने वाले हैं, उन सभी को लेकर सड़कों पर उतरें और सरकार से अपनी मांग रखें। आप उन बेरोजगार लोगों से कुछ सपने दिखा के पैसे ऐंठ रहे हो और उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चंदाखोरी तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो है बिखरे हुए सब संभल जाएंगे, फिर उजाले खुशी के निकल जाएंगे। जो है बिखरे हुए सब संभल जाएंगे, फिर उजाले खुशी के निकल जाएंगे। हो अगर हाथ सर पे जो माँ बाप का, हो अगर हाथ सर पे जो माँ बाप का, भाग्य खुद ही तुम्हारे बदल जाएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी अभ्यर्थी नाम सुना होगा, क्यों नहीं सुनेंगे। लगातार तो सड़कों पर आ ही रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कभी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर अपनी मांग को रख रहे हैं तो कभी सड़कों पर, और बस मांग यही है कि अविलंब इनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए और ऑल क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। ऐसे आज हमारे साथ एसटीटी के पूरे तथ्य पे बात करने के लिए मौजूद है एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी मिनार्ड जी। सर, पूरे तथ्य पे बात करते हैं क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जो आप लोग को लड़ाया जा रहा है, उलूल जुलूल बातें की जा रही हैं। आप लोग लगातार धरना कर रहे हैं। 28 दिसंबर को आपने किया, 7 जनवरी को आपने किया। असर क्या हुआ ये 2 दिन धरना करने का? सबसे पहले तो शशांक जी आपको और इंडिया टॉप के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर, असर ये हुआ है हमारे आंदोलन का अभी तक, और हमारी उपलब्धियां ये रही हैं अभी तक कि शिक्षा मंत्री जी अब आप मीडिया कर्मियों के सामने आने से डरने लगे हैं। वो अब मीडिया वालों के सवालों से डरने लगे हैं। जो शिक्षा मंत्री जी पहले, अगर आप इसको ऐसे देखें कि ये सरकार और शिक्षा मंत्री जी मीडिया के द्वारा ही बनाए गए थे, कहीं ना कहीं उनकी हर खबर को मीडिया बढ़ चढ़ के दिखा रहे थे। वो शिक्षा मंत्री जी अब मीडिया के सवालों से बचने के लिए मीडिया को इंटरव्यू देना बंद कर चुके हैं। वो अब कई न्यूज ऐसे आए कि उनके ऑफिस में जो मीडिया कर्मी ने उनसे एस्टेट पे सवाल पूछ लिया, उससे उन्होंने थोड़ी बदतमीजी करते हुए अपने ऑफिस से निकाल दिया। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं। अगर सरकार हमारे सवालों से डरने लगे तो लोकतंत्र में यही उपलब्धियां होती हैं। कई बार हमने भी मतलब ज़रूरत की शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, बहुत बार गए भी उनके आवास पे, लेकिन जब भी गए यही सुनने को मिला कि अभी नहीं है। बिल्कुल अपने क्षेत्र में गए हुए हैं। अब पता नहीं उनका कौन सा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र के अभ्यर्थी तो सड़कों पर बैठे हुए हैं। अब इससे अधिक कौन सा क्षेत्र है ये तो पता नहीं है, लेकिन हमेशा क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। तथ्य पे आज बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, आप लोग का स्कोर कार्ड है क्या? सर, जैसे हर एग्जाम के बाद एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो प्रमाण पत्र हमें अभी तक नहीं मिला है। हमें हमारा मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है। जो हमें ऑनलाइन मिला था उस पर लिखा हुआ था कि ये लीगल यूज़ के लिए नहीं है। तो हमें एक प्रमाण पत्र मिलता, हमने एग्जाम दिया, हम क्वालिफाई हुए, हमारे इतने नंबर आए हैं, वो ऑफिशियली अभी तक हमें नहीं मिला है। तो हमारी डिमांड है कि आप हमें हमारा स्कोर कार्ड दो, जो हमारा अधिकार है। अगर मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं क्वालिफाई हूँ, तो वो हमारा अधिकार है कि आप मुझे वो दें। जिसकी पहले ये लोग बोलते थे कि 7 साल की जो नोटिफिकेशन होता है 7 साल वैलिडिटी है, बाद में उसे लाइफ टाइम किया गया था। तो आप लाइफ टाइम क्या करोगे नहीं करोगे वो तो अलग की बात है, पहले हमारा स्कोर कार्ड तो हमें दो। 12 मार्च से ये 7 जनवरी खत्म हो गया, आज 8 जनवरी हो गया। 8 जनवरी तक उन्होंने अभी हमारा स्कोर कार्ड नहीं दिया है।
आप सोचो शिक्षा मंत्री जी पंचायती राज संभाल रहे हैं, तो ये बहुत विकट समस्या है कि जिसका जो काम है वो छोड़ के वो अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हमारा स्कोर कार्ड हमें नहीं दे रहे हैं। आपका स्कोर कार्ड आपके पास नहीं है? नहीं है। 12 मार्च को मतलब ऑफिशियल नहीं है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था, आप उसमें क्या थे? मैं उसमें क्वालिफाई था, और 12 मार्च वाले में तो जितने भी लोग उत्तीर्ण थे उन पे क्वालिफाई ही लिखा हुआ था। अच्छा, 12 मार्च को जो रिजल्ट आया वो था 24,599 जी, जिसमें से आप भी एक हैं। जी 24,599 में आप भी एक हैं। जी। ठीक है। 21 जून को जो रिजल्ट आया वो 80,000 कैसे हुआ? देखिए सर, अभी भी ये एक्यूरेट डेटा नहीं है कि वो 80,000 है कि नहीं है। ये हमारे जो अपर सचिव थे संजय कुमार जी, उनके ट्विटर हैंडल पे आया है, वो कहीं एक होता है वेबसाइट पे आया हो, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो ट्विटर पे शेयर किया था उसमें भी कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ था, तो आप सोच सकते हैं शायद वो अभी मेरे पास। शिक्षा विभाग का इतनी बड़ी गलती कि शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो अपने ट्विटर हैंडल से डाटा डाल, हाँ, वो रिजल्ट का जो आंकड़ा है कि कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो ट्विटर पे शेयर होता है। तो आप सोचो वेबसाइट किस लिए है। आपका कंप्यूटर का जो आपने स्पेलिंग गलत बताया वो हमने चलाया भी है। जी जी, इसके पहले आप शायद अभी मेरे पास आए थे वो चलाए भी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग की ये नाकामी कहिए या फिर एक मुख्य सचिव अपने ट्विटर हैंडल से डाटा सामने रखते हैं अभ्यर्थियों के सामने कि आपका डाटा सार्वजनिक मंच पे अभी कहीं नहीं। देखिए सर, कभी भी जब रिजल्ट आता है ना तो उसका एक प्रोसेस होता है। रिजल्ट आता है, कैंडिडेट लिस्ट आता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत, अगर सिंपली हम समझें तो 10th और 12th के एग्जाम सभी देते हैं। 10th 12th के भी जब एग्जाम आते हैं तो उनकी संख्या बहुत अधिक होती है बच्चों की, वो जो रिजल्ट आता है वो भी पेपर में आ जाता है, वेबसाइट पे भी आ जाता है, हर जगह अवेलेबल होता है। जब बीपीएससी का एग्जाम होता है या अदर्स जो एग्जाम होते हैं उसमें भी कैंडिडेट लिस्ट जारी होते हैं, उनके बाई पोस्ट जारी होते हैं कि किसको क्या रैंक है, कितने नंबर है, किस कैटेगरी से क्या है। यहाँ पे अभी तक कुछ भी अवेलेबल नहीं किया गया है इंडिविजुअल डेटा के अलावा। जो हमारा रिजल्ट हमें हमारे रोल नंबर के अकॉर्डिंग मिल गया वो मेरे पास है, सिर्फ कहीं इसको एक होता है ना वेबसाइट पे एक प्रोसेस, कहीं नहीं आया। तो शुरू से आप लोग को ऐसा एहसास हो गया था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हाँ, ये मतलब कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं इसे एक व्यवस्थित घोटाला कहता हूँ, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जब भी अगर आप उसका ऊपर से नीचे तक तो हर स्टेप पे सरकार गलतियां करती आ रही है और आज भी वो कंटिन्यू जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं दिख रहा कि सरकार उसे सुधारने की मंशा लेके बैठी हुई है। हर स्टेप पे अभी हम लोग का मांग है कि आप जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं आप उनका स्कोर कार्ड दो, उनकी नियुक्ति दो, कहीं उसकी कोई सुनवाई तक नहीं है। जब मैंने शिक्षा मंत्री जी से जनता दरबार में ये पूछ लिया था, जनता दरबार में वो मेरे से बोल रहे थे कि आपके साथ तो 11 वाले भी आएंगे और हम आपको लाइफ टाइम स्कोर कार्ड देंगे। मैंने बोला सर आप हमें लाइफ टाइम स्कोर कार्ड तो दे दोगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उम्र अब अंतिम पे चल रहा है और वो शायद अगली बहाली में ना आ पाए, तो आप ये बताओ। मैंने एक सब्जेक्ट का लेके पूछ लिया कि एसएसटी में ही मान लो अगर आप हैं, आप लाइफ टाइम स्कोर कार्ड दे दोगे, लेकिन उन सारे बच्चे जो 26,000 के आसपास हैं आप उन्हें ज्वाइन कब तक करवा दोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, आपके पास कोई समय सीमा है? शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाद में संजय कुमार जी ने संभाला और संजय कुमार जी कहने लगे कि नहीं हम समझ रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में पहले आपको मुख्यमंत्री ने संभाला, उनसे नहीं संभाला तो शिक्षा मंत्री के पास भेजे, उनसे नहीं संभाला तो मुख्य सचिव के पास भेजे। वो नहीं, अगल बगल में ही बैठे, अगल बगल मतलब वही। हाँ, मतलब इनके पास जब जवाब नहीं था हाँ, तो उन्होंने अपने नॉलेज और विजडम का यूज करते हुए संभाला इस चीज को। अच्छा, उनसे संभल गया बात? संभला कहाँ, उन्होंने कहा हम देख रहे हैं। अब देखना तो एक ऐसा मतलब स्टेटमेंट होता है ना जिसके बाद आपके पास कुछ नहीं होता। भाई हम देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, आप कब तक देखोगे ये तो आप पे डिपेंड है, जिससे सारे हाँ। अब आप उसके बाद इंतजार करोगे कि हाँ ये देख रहे हैं। जाते हैं शिक्षा मंत्री के पास, अपनी बात को रखते हैं, शिक्षा मंत्री सीधे एक ही जवाब देते हैं, देख रहे हैं। नहीं, शिक्षा मंत्री जी के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। संजय कुमार जी कहते हैं हम देख रहे हैं। अच्छा, इतना सब कुछ हुआ, अब भी हाल फिलहाल में कभी शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास हुआ कि? सर कई बार कोशिशें हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री जी, हम लोग फिर भी अभ्यर्थी हैं, जब वो पत्रकारों से नहीं मिल रहे हैं तो हम तो आम अभ्यर्थी हैं, हमसे क्या मिलेंगे सर, साधारण से लोग हैं हम लोग। आपके साथ महिला अभ्यर्थी रहती हैं? जी सर, बहुत सारी महिला अभ्यर्थी रहती हैं, हमने कल उनसे बात की। हम उस समाज में अभी भी हैं, इसे हम इग्नोर नहीं इसको कर सकते। हम अभी भी उस समाज में हैं जहाँ महिलाओं को उतना पढ़ाया नहीं जाता है,
या फिर महिला जब सही बात है। सुबह अपने घर से निकलती हैं, दूर दराज इलाके में जाती हैं, तो परिवार वाले के मन में एक डर रहता है कि कब आएगी, क्या होगा, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन उस स्थिति में कुछ महिला अभ्यर्थी आपके साथ आती हैं, सुबह तक आपके साथ रहती हैं, शाम को बीते जब सूरज ढलता है उसके बाद वो अपने घर जाती हैं। तो कई जहानाबाद, जमुई या बक्सर इन दूर इलाकों से आती हैं, सुदूर एरिया से, हाँ सुदूर इलाके से आती हैं और उसके बाद जाती हैं। तो क्या मतलब लगता है कि एक तरफ जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ वही महिला पढ़ लिख कर शिक्षक अभ्यर्थी बनकर पटना की सड़कों पर बैठी रहती है। देखिए सर, हमारे ये तो खैर राज्य की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अगर बेटी को पढ़ाने के बाद सड़कों पे बैठना पड़े तो क्या फ़ायदा है बेटी पढ़ाने का या बेटों को भी पढ़ाने का, जब आप पढ़ लिख के सड़कों पे आ जाते हैं। अंततः सरकार की ये जो स्थिति है, या आप सही कह रहे हैं कि बिहार का जो महिला साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर बहुत निम्न स्तर पे है। तो आप, अच्छा, मेरी शिकायत सिर्फ सरकार से ही नहीं है, मेरी शिकायत विपक्ष वालों से भी है, क्योंकि आज उनकी संख्या सदन में अच्छी खासी है। फिर भी आप देखेंगे कि जब बैठक होता है सदन का, विधानसभा का, उस सेशन में अगर विधानसभा में एक शराब का बोतल मिलता है, वो भी अनैतिक है, गलत है, बिहार में शराबबंदी है, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक शराब का बोतल मिलने पे पूरा का पूरा सेशन उस शराब के बोतल पे निकल जाता है। लेकिन सड़क पे बैठे हुए अभ्यर्थियों के जो आंसू बहते हैं उस पे कहीं कोई गलती से एक बार चर्चा कर लेता है, वो मुद्दा ही नहीं बनता। बेरोजगारी यहां मुद्दा ही कोई नहीं बनाना चाहता है। आप शराब का बोतल, ठीक है वो सरकार की नाकामी है, आप उस पर उनको घेरो, आप सदन से लेकर सड़क तक घेरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है, हमने विपक्ष इसीलिए मजबूत भेजा है सदन में कि वो हम, जब सरकार कहते हैं ना कि घोड़ा कितना भी अरबी हो उसे लगाम की जरूरत होती है, तो हमने विपक्ष को इसीलिए भेजा है सदन में, मजबूत करके भेजा है कि आप सरकार जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो आप उसे कंट्रोल में रखो, उसको लगाम कस के रखो। लेकिन विपक्ष की भी सारी मुद्दाएं इसी बात पे है कि शराब का बोतल कैसे मिल गया विधानसभा में। आप बात कर लो यार उस पे, कम से कम हमारी जो नाकाम, जो हम सड़क पे बैठे हुए हैं, हम बेरोजगार जो, अच्छा सिर्फ स्टेट का नहीं, आप देखोगे बिहार एसएससी का भी वही हाल है, दरोगा अभ्यर्थियों का भी वही हाल है। इनको मुद्दा कब बनाओगे आप? ऐसी क्या वजह है कि विपक्ष आज तक इनको मुद्दा नहीं बनाती है? बेरोजगारी पे आप बात क्यों नहीं करते भाई? आपके पास इतना बड़ा मुद्दा है। सर, हम लोग थक चुके, हर नेता के दरवाजे पे गए, अलग अलग संगठनों में ही सही, अलग अलग गुट में गए, अलग अलग प्रतिनिधि मंडल हमारे गए, आप इस बात का मुद्दा क्यों नहीं बनाते? आप इसे सदन में क्यों नहीं घेरते? इतना प्रत्यक्ष जो आंकड़ा है वो विपक्ष को क्यों नहीं दिखता? सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको क्यों नहीं दिखता? तो ये एक बहुत विकट समस्या है हमारे यहाँ की कि इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है जी, वो बेरोजगारी रैला निकालने, रैली नहीं रैला जी निकालने वाले हैं, बेरोजगारों की बात करने वाले हैं और कह रहे हैं कि हम बेरोजगारों की बात करेंगे, हमारी अगर सरकार बनती तो हम 10 लाख नौकरी देते हैं। 19 लाख रोजगार की इधर बात हुई थी। कभी उनसे मिले कि नहीं कि सर ये जो रैला निकाल रहे हैं उससे पहले हमारी समस्या सुन लीजिए? सर, अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जाके कई बार मिल चुके हैं, वही आश्वासन जैसे सरकार से मिलते हैं वैसे विपक्ष से भी मिलते हैं, लेकिन हम इसे यथार्थ तब माने जब आप सदन में इस पे बात करना चाहें। मतलब आपकी जो समस्या है उसमें शिक्षा मंत्री के साथ साथ, शिक्षा विभाग के साथ साथ कहीं ना कहीं विपक्ष भी दोषी है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके मुद्दे को वो सही मुझे रख भी नहीं पा। हाँ, मुझे ये राजनीतिक मजबूरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर विपक्ष इसे मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं, जो एक व्यवस्थित घोटाला स्पष्ट दिख रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि बेरोजगार जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जबकि 3.5 लाख से ज्यादा आरटीआई से भी पता चल गए हैं, और शिक्षा मंत्री जी ने सदन में भी ये कह दिया है कि 3.5 लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं, फिर भी अगर उत्तीर्ण अभ्यर्थी सड़कों पे बैठे हुए हैं तो ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है विपक्ष की भी कि वो इसे सदन में चर्चा का मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव बेरोजगार रैला निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 80,000 अभ्यर्थी हैं। इनकी संख्या जो है 80,000 से अधिक है। क्वालिफाइड अभ्यर्थी, एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर बैठ रहे हैं, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव इनकी बात सुन नहीं रहे हैं। मैडम जी, कल आपने एक वीडियो बनाया था, रात में, बहुत रात हो गई थी, मैंने देखा उस वीडियो को। आप उसमें जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी स्टेट अभ्यर्थी धरना के नाम पर, बहाली के नाम पर
किसी को पैसा ना दे। ऐसा होता है क्या आप लोगों में कि पैसा का उगाही हो, कोई पैसा मांग रहा हो धरना के नाम पे, या फिर किसी और काम से स्टेट अभ्यर्थी कोई मांगता है क्या पैसा कि आपको ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा? देखिए सर, सिर्फ हम लोगों में नहीं होता, ये हर जगह है। मतलब सब हम ऑल जितने भी संगठन नहीं, मतलब ऑल क्वालिफाई और स्टेट का नहीं, ये जहां भी एक सामूहिक कार्य होता है वहां दो चार ऐसे लोग होते ही हैं जो इसे एक व्यवसाय के रूप में अपना लेते हैं। तो मैं उन सब जगह पे तो उपलब्ध नहीं हूं, लेकिन मैं जहां पे हूं, जो मैं देख रहा हूं, मुझे सुनने में कल आया कि कुछ लोग फिर से इस काम को चंदा दो, ये दो, वो दो, हमें केस करना है, क्या करना है के नाम पे शुरू कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं जहां पे हूं, मुझे इस पे आवाज उठानी चाहिए। जो हमारे साथी हैं, अगर उन्हें मतलब ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि चंदा वो दे क्यों रहे हैं, हो क्या रहा है, कम से कम उन्हें जो उन्होंने पहले दिया उसका हिसाब क्या है, ये उन सब का हक है। तो मुझे अभी तक जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं इसमें शुरू से जुड़ा रहा हूं, मैंने देखा है कि इस एस्टेट की आधी समस्या चंदा है। जब वो लोग चंदा देते हैं, अलग अलग मठाधीश बैठे हुए हैं अपना अपना खेमा कबीला बना के, और इन सभी मठाधीशों को चढ़ावा चाहिए। और ये सारे मठाधीश ऐसे हैं कि चाहते ही नहीं है कि अब हमारा प्रॉब्लम जो एस्टेट का है वो सॉल्व हो और हम सबको नौकरी मिले, क्योंकि इनका चढ़ावा चढ़ रहा है। मैंने इसीलिए कल ये वीडियो बनाया और निवेदन किया है आपके माध्यम से भी। मैं फिर से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, हमारे स्टेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उन सभी से मेरा फिर निवेदन है, चाहे वो अपने आप को जिस खेमे में रखते हो, मेरिट में मानते हो, नॉट इन मेरिट में मानते हो, या जिस खेमे में वो खुद को रखते हो, कि आप किसी को आंदोलन के नाम पे और स्टेट के नाम पे एक पैसा चंदा मत दो, आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब आपने सीधे तौर पे कह दिया है कि किसी को कोई पैसा ना दे, किसी को मत दो। किसी, ये नहीं कि इसके वाले को दो, उसके वाले को मत दो, किसी को मत दो। आपने कभी मांगा है कि नहीं? जी नहीं सर, मेरे से तो कभी लोगों ने बोला भी है कि सर हम चंदा हेल्प, मैंने उनसे यही बोला कि भाई यही मत करो, बाकी कुछ भी कर लो। आओ धरना करो, जो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना सर, हम धरना देने आते हैं, आंदोलन करने आते हैं, हम बेरोजगारों का संगठन है हमारा। क्या जरूरी है आपको इतने बड़े बड़े होर्डिंग और सब कुछ बनवाने का? अगर आपको लगता है, मैं अगर मानता हूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस पे खर्च नहीं कर सकता, तो आपको इतने बड़े होर्डिंग और बैनर पोस्टर बनवाने की जरूरत क्या है भाई? वो हम सभी ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग हैं, कार्डबोर्ड पे स्केच से लिखेंगे अपना नारा, उसको हाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक कार्डबोर्ड पे स्केच से लिख के लाएंगे उसे। हमारे यहाँ बांस की बलियां मिलना बहुत आसान बात है, हम उस पर अपना ठोक के लाएंगे, अपना लगा के अपना नारा और स्लोगन लगाएंगे। बेरोजगारों में इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? हम आईएएस एसोसिएशन के थोड़े ना है कि हमारे पास इतनी सैलरी आ रही है हम उसको धरने में खर्च करें। आप जब मेरे ऑफिस में आए तो आपके हाथ में बहुत ये कागज पत्तर था। हाँ बहुत दस्तावेज लेके आए थे, क्या कुछ है? ये सर, वो एक तो नोटिफिकेशन भी है इसमें, और बाकी वो सरकार की विसंगतियां हैं, वो सरकार के नोटिफिकेशन है कुछ। ये सब पूरा प्रिंट आउट करवा के आप लोगों ने? हाँ, एक्चुअली मैं जब शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गया हुआ था तो ये सारी चीजें लेके गया हुआ था, एप्लीकेशन वगैरह। ये लेके चलना पड़ता है? हाँ, एक्चुअली सर होता क्या है ना कि जब तक आप ये लेके ना घूमो ना, लोग समझते ही नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या सही बोल पाओगे। आपके ही वीडियो में कुछ कमेंट्स आ जाएंगे ऐसे, इसके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था, तो मैंने सोचा भाई जब इसी पे सारा ज्ञान है तो डॉक्यूमेंट्स ले लो यार। लेके चलना पड़ता है। लेके चलना पड़ता है। ये प्रमाण है कि आप एसटीटी अभ्यर्थी? हाँ, एसटीटी अभ्यर्थी और है। क्वालिफाइड अभ्यर्थी? हाँ, और आप बात कर रहे हैं। चलिए, तो स्कोर कार्ड वाली बात जो है आपके पास ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है? हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखा देते, अगर ऑनलाइन भी दिखा देते तो? नहीं, मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा स्कोर कार्ड मैं 12 मार्च और 21 जून दोनों का दिखा देता हूँ। ये रहा सर मेरा 21 जून वाला, जिसमें नॉट इन मेरिट दिया हुआ है। अच्छा। और ये रहा सर मेरा 12 मार्च वाला, जिसमें सिर्फ क्वालिफाई है। आप क्वालिफाइड थे और 21 जून को नॉट इन मेरिट हो गया। नॉट इन मेरिट। चलिए, किस सब्जेक्ट कौन सा है ये भी बता? ये तो खैर सर मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हम सब्जेक्ट के नाम पे लड़ें। चलिए, सब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है ना कि लोग यहाँ पे राजनीति करने वाले जो चीप टाइप के लोग हैं ना, वो आपके सब्जेक्ट पे कर लेते हैं। वो आए नौकरी के लिए हैं, ढूंढ जाति लेते हैं। तो ये बड़ी विकट समस्या है यहाँ पे उन मठाधीशों का जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। वो वजह ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से लड़वाने के लिए। नाम जी, अब करना क्या है? क्या ऐसे ही आंदोलन करना है? क्या ऐसे ही पैसों की उगाही करनी है, या फिर कुछ
आगे का जो हल है, आगे क्या करना है, मतलब कैसे इसका हल होगा? इस समस्या जो है, जो आप लोग के सामने है, जो आप लोग झेल रहे हैं, इस समस्या का समाधान अब कैसे होगा? देखिए सर, पहली बात तो पैसे की उगाही बिल्कुल नहीं होने देनी है। मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी जब अगली बार किसी का इंटरव्यू लें या आप भी जब स्टेट पे वीडियो बनाएं तो कृपया उसमें ये बात लोगों से कहें कि वो किसी को चंदा एक भी पैसा ना दें, क्योंकि ये सबसे खराब काम है। आप उन बेरोजगार लोगों से कुछ सपने दिखा के पैसे ऐंठ रहे हो और उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चंदाखोरी तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। रही बात हमारे आगे का प्लान क्या है, तो सर अगर सरकार हमारे ऐसे गर्दनी बाग में बैठने पे सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो शायद अब बचता यही है कि जितने भी हम लोग सड़कों पे निकलें और हर जिले जिले घूम के जितने भी युवा हैं बिहार के, क्योंकि हमारे यहाँ सर देखिए टीचर कंस्टिट्यूएंसी के भी होते हैं इलेक्शन, एमएलसी होते हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के भी एमएलसी होते हैं। ये लोग भी इस बात पे चर्चा नहीं करते कि जो हमारे ग्रेजुएट लोग हैं, जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, वो बेरोजगार क्यों हैं, वो भी इस बात पे चर्चा नहीं करते। तो अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन यही बचेगा कि जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया था, पूरे बिहार को समेटा था, वैसे ही हम लोग भी पूरे बिहार को समेटें और सब युवा, चाहे वो स्टेट के हों, बिहार एसएससी के हों, दरोगा वाले हों या बेरोजगार जितने भी हों जो अभी आने वाले हैं, उन सभी को लेकर सड़कों पर उतरें और सरकार से अपनी मांग रखें। आखिरी सवाल रहेगा, जो आपने ये कहा इससे एक सवाल उत्पन्न हुआ जो सबके मन में आएगा आपके इस बयान से के बाद, कहने के बाद, नेता बनना है? सर नेता तो नहीं बनना है, बनना तो आए तो टीचर थे। ये तो सरकार हमें मजबूर कर रही है सड़कों पे आने के लिए, नहीं तो हम तो अच्छे खासे नौकरी करते और अपने घरों में रहते। मतलब अपना कंपटीटर तैयार कर रही है सरकार ना? देखिए ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ पार्टियां, कुछ लोग नेता, मतलब जैसे परिस्थिति के अनुसार, जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्हें नेता नहीं बनना था, वो बहुत प्रसिद्ध और बहुत बड़े नेता थे, लेकिन सरकार ने उन्हें मजबूर किया सड़क पे आने को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि, बाकियों का मुझे नहीं पता, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें नेता बनने का कुछ शौक है, लेकिन सरकार अगर कर रही है ऐसा तो सड़कों पे तो हम उतरेंगे अपने हक के लिए। हम इतने नाकारा नालायक बेटे नहीं हैं कि जो आज़ादी हमारे पुरखों ने हमें अंग्रेजों से लड़के दिलाई, वो आज़ादी हम इन सियासतदानों के कदमों में डाल दें और इन्हें भ्रष्टाचार करने की आज़ादी दे दें। जाते जाते सड़कों पे आएंगे जरूर, इनसे लड़ेंगे जरूर, हारना जीतना वो हमारा भविष्य होगा, वो नियति तय करेगी कि क्या होगा, लेकिन हम लड़ेंगे जरूर। जाते जाते आपके मुख से एक कविता सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप कवि भी एक हैं। जी सर। तो जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपकी चल रही हैं उस पर अगर कुछ दो लाइन आप कह दे तो। सर जितने भी हमारे साथी हैं जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, और अभी एक ऐसा हमारा दौर चल रहा है ना, बहुत से लोग हताशा में जी रहे हैं। कई बार ऐसा कोरोना का भी समय है तो बहुत व्यवसाय भी बंद हो गए हैं, तो मैं उन सभी हताश लोगों के लिए कहना, एक 4 पंक्तियां, एक मुक्तक सुनाना चाहूँगा अपना ही, कि जो है बिखरे हुए सब संभल जाएंगे, फिर उजाले खुशी के निकल जाएंगे। जो है बिखरे हुए सब संभल जाएंगे, फिर उजाले खुशी के निकल जाएंगे। हो अगर हाथ सर पे जो माँ बाप का, हो अगर हाथ सर पे जो माँ बाप का, भाग्य खुद ही तुम्हारे बदल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सर। और अच्छा लगा आपसे बात करके, मुद्दों पर बात करके। स्टेट अभ्यर्थी जो भी हैं लगातार कमेंट भी करते हैं कि सर ये लोग आए हैं तो इनसे सवाल ये करिए, कॉल भी करते हैं लगातार, हम सबकी कॉल रिसीव भी करते हैं। दूसरे संस्था में थे तो आप ही की बात कर रहे थे, इस संस्था में आए तो आप ही की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं जिस भी संस्था में जाऊंगा आप ही की बात करूंगा, और जब तक आपकी समस्या जो है वो सुलझ नहीं जाती है, आप नौकरी नहीं कर लेते हैं, तब तक करूंगा। और जब नौकरी भी कर लीजिएगा ना, तब भी आपके स्कूलों में आऊंगा और छात्रों से पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा है। जो पटना की सड़कों पर आप कहते थे अपने आप को विद्वान, या फिर ये कहते थे कि हम जाएंगे तो बिहार का भविष्य बनाएंगे, तो आपने बिहार का भविष्य कितना बनाया?
पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, रहेंगे साथ में। नाम याद ही है, शशांक पांडे नाम है। देखते रहिए हमारे चैनल को, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।